तो स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर का लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोगों को सेमीकंडक्टर पढ़ना है। तो सेमीकंडक्टर पढ़ने के पहले सबसे पहले ये जानें कि आखिर उसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, है ना। क्योंकि बिना नीड के अगर कोई चीज़ पढ़ी जाए तो उस पर इंटरेस्ट ही नहीं होगा, है ना। घर में कोई चीज़ बेकार है तो कोई मतलब नहीं उसका। तो सबसे पहले बात तो हम जानते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर ये दो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल थी और काफ़ी पहले से अवेलेबल थी। कंडक्टर हम लोग जानते हैं कि ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली कंडक्ट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से वो चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह चार्ज लेके जाते हैं, तो वो कंडक्टर कहलाते हैं। इंसुलेटर में जो है फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नहीं होते हैं, इसलिए वो एज ए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। सेमीकंडक्टर की जब बात आती है तो कहा यह जाता है कि इसकी जो डेफिनेशन दी जाती है वो दो तरीके से दी जाती है। सबसे पहले जो डेफिनेशन वो ये है कि सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल विच हैव कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर्स कौन से? एग्जाम्पल में कॉपर एंड सिल्वर। और इंसुलेटर की बात की जाए तो बेस्ट इंसुलेटर में आता है डायमंड एंड ग्लास। तो ऐसा मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी इनके और इनके बीच में लाई करती है वो कहलाते हैं सेमीकंडक्टर। कंडक्टिंग पावर, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कैपेसिटी, ये जो कैपेसिटी है वो किसके होगी? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होगी, वो कहलाते हैं सेमीकंडक्टर। अब इसको दो तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, आपके सिलेबस में भी है। एक तो क्लासीफाई किया गया कि रेजिस्टिविटी के बेस पर कि इनकी रेजिस्टिविटी इस रेंज से इस रेंज के बीच होती है, 10⁻² से 10⁻+6 ओम मीटर करके है, अभी आगे बताऊंगा मैं। एक दूसरा तरीका है क्लासीफाई करने का, वो है वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड के बिहाफ पर। ये कहा जाता है भाई इसमें इतना गैप होता है, इसमें इतना गैप होता है। तो हम दोनों चीज़ें समझेंगे, है ना, कैसे क्लासीफाई किया जाता है। पहले समझते हैं कि आखिर इसकी नीड क्या है, ज़रूरत क्या है। तो ज़रूरत की बात ये आई कि जैसे जो कंडक्टर है ना, जो कंडक्टर है उस कंडक्टर की बात की जाए, मान लीजिए आपने एक वायर लिया कंडक्टर और इसमें आपने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने लगे। आपने इधर से कनेक्शन कर दिया और इधर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। लेफ्ट से राइट अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, इसका मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे। जाहिर सी बात है ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर मैं वायर को इधर से कनेक्ट कर दूं इधर, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी राइट से लेफ्ट फ्लो होगा? उधर भी होगा, लेफ्ट से राइट भी हो सकता है, दोनों साइड। तो ये क्या है, ये यूनी डायरेक्शनल नहीं है। और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, वो यूनी डायरेक्शनल होते हैं। हम उन्हें यूनी डायरेक्शनल बना सकते हैं, यानी एक साइड से फ्लो होगा तो एक ही साइड से फ्लो होगा, दूसरे साइड से फ्लो नहीं होगा, हम उसे बना सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। यानी ऐसा ये है कि जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, चार्ज कैरियर्स में कौन कौन से आते हैं? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, इनकी अमाउंट को, इनकी क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी मैं चाहूँ कि मैं 10 इलेक्ट्रॉन भेजना चाहता हूँ, मैं 10 ही इलेक्ट्रॉन भेजूँगा, इसके ऊपर नहीं भेजूँगा। लेकिन ये चीज़ कंडक्टर में और इंसुलेटर में कंट्रोल नहीं हो सकती। सेमी कंडक्टर में ये चीज़ें कंट्रोल में आ सकती है। अच्छा, अगर आप चार्ज कैरियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कैन कंट्रोल इलेक्ट्रिसिटी, है ना। यानी कितना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना है आप वो भी उसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। या इसको ये कह दीजिए कंडक्टिविटी, मतलब उसकी कैपेसिटी तो है अच्छी खासी, लेकिन हम चाह रहे हैं कंट्रोल कर लें। जैसे पाइप से पानी जा रहा है तो मैं उस वाटर के फ्लो को कंट्रोल करना चाहता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि पानी और कम जाए, तो मैंने वॉल्व को बंद कर दिया। ये फिनोमेना इसमें है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, कैन गिव यूनी डायरेक्शनल कंट्रोल। कैसे होता है, पढ़ा हुआ आपने फॉरवर्ड बाइसिंग, नाम सुना होगा, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग। ये फिनोमेना जब पढ़ेंगे तो इसके थ्रू हम इसको यूनी डायरेक्शनल भी बना सकते हैं। ये चीज़ कंडक्टर और इंसुलेटर में नहीं हो सकता। अच्छा, ये चीज़ इसमें हो सकता है उसमें भी, लेकिन उसमें एनर्जी का लॉस करना पड़ेगा और इसमें एनर्जी लॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
ये इसको क्या करती है, सेमीकंडक्टरों में बाकी लोगों से अलग बनाती है। अब जो सेमीकंडक्टर हम लोग जानते हैं वो होता कैसा है, होता कैसा है, आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, घर में टीवी है, जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लगे हैं उसमें आप एक देखते होंगे एक सर्किट लगा होता होगा, एक बोर्ड लगा रहता है। उस बोर्ड में दो तरीके की चीज़ें दिखती होंगी, एक तो छोटे छोटे इस तरीके से होता है, ये दो टांगों वाला एक छोटा सा देखिएगा, ऐसे खड़ा होगा लगा होगा। एक देखेंगे उसमें तीन टांगों वाले भी होते हैं, हाँ ये होते हैं डायोड और ये होते हैं टायोड। ये क्या होते हैं, यही सेमीकंडक्टर से इनको बनाया गया है, कभी पीएन जंक्शन से, कभी एनपी जंक्शन से, पीएनपी जंक्शन से इनको बनाया जाता है। तो ये हर डिवाइसेस में लगे हुए हैं हमारे। अब ये जो डिवाइसेस हैं ये सेमीकंडक्टर काम कर रहे हैं, क्या सीधे इन्हीं को डिस्कवर किया गया? नहीं, जो डिस्कवर किया गया, बनाया गया, वो सीआरटी ट्यूब बनाया गया। जैसे हम लोगों ने इसके पहले जो टीवी देखा होगा बचपन में, वो बड़ी टीवी होती थी, पीछे तक होती थी, है ना, वो होता था सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। उसमें क्या करते थे, इसमें जो डायोड लबन लगाते थे वो लगाते थे वैक्यूम डायोड। क्या क्या लगाते थे? वैक्यूम डायोड। वो कैसा होता था वो समझिए। वैक्यूम डायोड कुछ ऐसा होता था, ये लगा दिया एक नंबर और यहाँ पर हमने लगा दिया ये लगा दिया हमने एनोड ऊपर। क्या चीज़? अभी बता रहे हैं आपको। और यहाँ पर हमने एक लगा दिया कैथोड और नीचे यहाँ पर लगा हुआ है हीटर। देखिए होता क्या है कि इसमें एक हमने कंटेनर लिया और कंटेनर में इसको कर दिया वैक्यूम। वैक्यूम मतलब एयर सक कर लिया, बाहर कर लिया। नीचे लगाया एक कैथोड। कैथोड क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और इसको हमने हीट किया। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कैथोड के पास वो एनर्जाइज हो जाएंगे और एनर्जाइज होकर के क्या करेंगे? ऊपर जाने लगते हैं, ऊपर जाने लगते हैं, छोड़ करके भागने लगेंगे। थर्मोआयनिक इफेक्ट पढ़ा होगा ना, उससे कुछ रिलेटेड होता है। ऊपर जहाँ होता है एक ये प्लेट होती है, वो होती है एनोड की प्लेट, पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रेवल करके जा रहे हैं? एनोड की तरफ। अब आप देखिए क्या यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। कम हीटिंग करेंगे कम जाएगा, ज़्यादा हीटिंग करेंगे ज़्यादा जाएगा। क्या कुछ मिलता जुलता इससे नहीं है सेमीकंडक्टर से? तो ये सेमीकंडक्टर बनाया गया था सबसे पहले। और इसमें एक चीज़ और, इसमें वैक्यूम क्रिएट करते थे ताकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है वो एटमॉस्फेयर के इलेक्ट्रॉन पार्टिकल इनसे कोलाइड न कर जाए, उससे टकराए ना, इसलिए क्या करते थे? वैक्यूम बना लेते थे। तो ये सेमीकंडक्टर डिवाइस सबसे पहले बनाई गई। अब ये क्या था, इसके डिसएडवांटेज बहुत सारे थे। क्या क्या थे वो समझिए, ये समझने वाली बात है। सिलेबस में आपके नहीं है, लेकिन अगर आप इसको जानते नहीं हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाएंगे। इसमें देखिए दिक्कतें क्या थी। एक तो बहुत बल्कि होता था, बड़ा बनता था। पहले सुना होगा जो कंप्यूटर होता था पूरा पूरा एक कमरे का होता था, सुना है ना? हाँ, बहुत हीटिंग होती थी और बहुत ज़्यादा जो है रिलायबल नहीं होता था। ठीक है, तो देखिए इसके डिसएडवांटेजेस समझिए, इसके बिहाफ पर हम लोग इसके एडवांटेजेस जानेंगे। हाँ, डिस्टर्बेंस नहीं, धीरे आराम से। अब इसमें देखिए क्या करना है, एक तो वैक्यूम क्रिएट करना है, बहुत बड़ा चैम्बर बनेगा तो ये बल्कि हुआ, ये जो सेमीकंडक्टर बने वो हल्के हुए। दूसरा क्या है, इसमें ज़्यादा पावर को सप्लाई करना पड़ता था, इसमें लेस पावर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हाई वोल्टेज पे काम करेगा, अबाउट 100 वोल्टेज पे काम करता था ये, 100 वोल्टेज पर। तो ये क्या करेगा, ये कम वोल्टेज पे काम करेगा। जब ज़्यादा बल्कि है, हाई पावर, हाई हीटिंग ये सारी लग रही है, इसका मतलब रिलायबल भी कम होगा। ठीक है, ये लेस रिलायबल होते हैं, ये मोर रिलायबल होते हैं। इसके साथ साथ इनकी लाइफ क्या होती है? कम होती थी, इनकी लाइफ ज़्यादा होती है। तो इनकी जगह इनको रिप्लेस करके क्या किया गया, यहाँ पर सेमीकंडक्टर चीज़ें जो है यहाँ पर डिस्कवर की गई। अब जो सेमीकंडक्टर डिस्कवर किए गए वो आपने पढ़ा होगा दो तरीके से हैं। एक तो एलिमेंटल है। एलिमेंटल का मतलब ये है कि आपने मटेरियल उठाया, ये सेमीकंडक्टर। दूसरा है कंपाउंड मिला के बना दिया गया। भाई एलिमेंटल ही जो है वही आपके सिलेबस में उसी के बारे में सारी कहानी पढ़नी है।
एलिमेंटल में कौन से हैं भाई बताइए? जर्मेनियम ना, और दूसरा है सिलिकॉन। इन्हीं के बारे में सारी कहानी पढ़नी है आपको। बाकी कंपाउंड में कई सारे बनाए हैं, ऑर्गेनिक भी हैं, इनऑर्गेनिक भी हैं, कई सारे बनाए गए, लेकिन पढ़ना इन्हीं दोनों के बारे में। क्लियर, समझ में आया? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, इन दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन लेकर के आए, इन दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से। एक क्या है कि यूनिडायरेक्शनल होते हैं, कि हम किसी एक डायरेक्शन में चाहेंगे तो वहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो करा सकते हैं, दूसरे डायरेक्शन से बंद हो जाएगा। अच्छा, इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से ना इसको क्या कहते हैं? इसको वॉल्व भी कहते हैं। वॉल्व जानते हैं भाई? टायर में आपने हवा फिल कर दी, वापस नहीं आएगा, वन डायरेक्शनल, ठीक है? तो ये इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वॉल्व कहते हैं इसको। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या मैंने कहा? कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, कि जितना चार्ज कैरियर्स भेजना है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हो सकता है हम 0 कर दें, हो सकता है ज़्यादा कर दें। क्लियर? नोट करिए, इसके बाद इसको एक टेबल बनाते हैं इसमें। सो नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल आपको ड्रॉ करके दिखाया है कि बात की जाए अगर कंडक्टर क्या, तो कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी के रेंज है वो दिखाया गया है 10⁻² से 10⁻8 ओम मीटर, है ना। ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर में जो भी मटेरियल आते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी इतनी होगी उनको हम कंडक्टर में कहेंगे। और अगर सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो इसका जो रेंज होता है 10⁻5 से 10⁻+6 तक होता है। तो देखिए रेंज ये बहुत ज़्यादा है सेमीकंडक्टर की, है ना, ओम मीटर। और उसके बाद की जाए इंसुलेटर की, तो उसकी रेजिस्टिविटी देखिए बहुत ज़्यादा हाई है। आप देखिए यहाँ +11 चल रहा है, यानी ये तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने ही नहीं देंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे ही नहीं रेजिस्टिविटी में देखा जाए तो ओम मीटर। अच्छा, इनका जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कंडक्टिविटी। इसका कंडक्टिविटी अगर इसको रेसिप्रोकेट कर दीजिए 10⁻² था तो उसे 1/10⁻² करेंगे तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। तो देखिए मैंने प्लस करके, और ये 10⁻8 था 10⁻8 कर दिए इसको, तो ये होगा सीमेन पर मीटर। क्या बोलते हैं इसको? सीमेन पर मीटर। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा है 10⁻5 से ये 10⁻+5 हो गया। ये रेंज मैंने ज़रा उल्टा लिखा है, हायर से लोअर। उसकी वजह ये है, लिखने का तरीका मैंने ये लिया है कि इसको 1/, कर दिया, बस 1/10⁻5 लिया, 10⁻+5 हो गया। तो अब आप क्या करिएगा, इसको ऐसे लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं, उसमें से 10⁻5 लिख दीजिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हायर टू लोअर या लोअर टू हाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये है, इसको 1/, कर दिया मैंने, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 10⁻19 से 10⁻11, इस रेंज में भी लिख सकते हैं। एक चीज़ और, ये कोई सर्टिफाइड नहीं है कि इस रेंज के बियॉन्ड जो होगा वो कंडक्टर नहीं हो सकता। जैसे 10 कंडक्टर की बात की जाए -8 है रेजिस्टिविटी, तो अगर 10⁻7 होगा इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं होगा, कंडक्टर हो सकता है। ये एक उन्होंने रेंज बनाया है कि इसके आसपास जो है ये सब लाई करते हैं इसमें, बस ये बातें हैं। असली जो क्लासिफिकेशन है वो वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड के बिहाफ पर किया जाता है, ठीक है। तो अभी उसको पढ़ते हैं, उसके बिहाफ पर फिर से क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपके बोर्ड में आ जाए और इस बेसिस पर पूछा जाए तो आप लिखेंगे तो इस पर भी मार्क्स मिलेंगे पूरे। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद पढ़ते हैं। तो आइए समझते हैं वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड क्या होते हैं, है ना। बुक में या फिर यहाँ से भी जो मैंने लिखा है, इवन इससे भी नहीं समझ में आएगा जब तक आप इसे विजुलाइज ना करिए। तो इस कहानी को समझने के पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, बोर्स ने क्या कहा था। बोर्स ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक मॉडल दिया। उन्होंने मॉडल दिया कि कोई भी एलिमेंट उठाइए, मान लीजिए सोडियम, सबसे सही आसानी से 11 एटॉमिक नंबर, जब उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s1, 1s2, 2s2, 2p6 इस तरीके से आता है। तो अब उन्होंने जो कॉन्फ़िगरेशन किया, ये जो sp ये क्या है, ये उसके सब शेल है। मतलब उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन किया कि मान लीजिए यहाँ बीच में न्यूक्लियस है तो इसके सराउंडिंग में ऑर्बिट्स हैं। क्या है? ऑर्बिट्स। और इन ऑर्बिट्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन में बताया कि भाई पहले में 2 होंगे, उसके बाद जो है 6 होंगे, 4 होंगे, 8 होंगे,
इस तरीके से अपनी उन्होंने स्टोरी बताई। फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो ऑर्बिट हैं ये भी बटे हुए हैं, ये जाकर के SPD में डिवाइड हो जाते हैं। ये तो कहा था SPD में, ये जो 1S1 1S2 2S2 2P6 इस तरीके से कहते हैं ना, 3D10 जाता है। तो होता क्या है, ये S और P क्या है, ये अलग से शेल डिवीज़न है। जैसे इस कॉलोनी में ये हाउस डिवाइड हैं अलग अलग, हाउस के बाद क्या है फिर रूम डिवाइड हैं। तो ये जो रूम है वो क्या है, वो S और P हैं, ये इनके सब शेल हैं। समझ में आ गया, ये क्या है, सब शेल हैं। अब ये जो सब शेल बने, समझिएगा इसको, सब शेल बने तो उन्होंने ये कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बिठाए गए हैं ना अलग अलग कमरों में, अलग लाइन में, उस लाइन की अपनी एक एनर्जी है। जैसे क्लास में एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन बैठी है, तो पहली लाइन में जो बच्चा बैठेगा उसके पास ये एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, N2 तो ये एनर्जी, N3 ये, N4 ये। क्लियर, उन्होंने ये कहा। अब ये जो बात कही उन्होंने एक एटम के लिए कही थी। किसके लिए, एक एटम। अब ज़रा ढूंढो क्या एक एटम अलग से मिलता है? अगर सोडियम ढूंढा जाए तो एक एटम मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा क्रिस्टल। अगर आप जाओगे भाई 2 ग्राम भी दे दो तो 2 ग्राम में कितने एटम, पता नहीं कितने, 2 ग्राम में कितने एटम, भाई 1 मोल में कितने, 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स एक मोल में। अब एक मोल भी नहीं तोड़ सकते, तो हम एक अपना क्वांटिटी ले लेते हैं कि एक मोल। एक मोल में कितने हैं, 6 के पावर 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो जब भी आपको एटम मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक साथ मिलेगा। बात समझ में आ रही? अच्छा, अभी मैंने क्या बताया था भाई, एक क्लासरूम में ये 5 बच्चे, बोर्स ने कहा कि ये जो 4 बच्चे हैं मैं लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, तुम यहाँ खड़े हो जाओ, तुम वहाँ खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ। 4 बच्चे मैंने खड़े कर दिए, बाहर से मैंने बुलाया प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल ने कहा कि अच्छा जो दूसरे पे खड़ा है ना उसके पास 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अच्छा जो तीसरी लाइन पे खड़ा है उसके पास वो इतना है 0.85। सीधे सीधे बता दिया, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन की बात थी। अब क्या किया गया, ये बात तो कह दी गई, लेकिन रियल की जब बात की गई, जहाँ एग्ज़ाम होना था वहाँ गए हैं तो 5 लाख बच्चे खड़े थे वहाँ। कितने थे, 5 लाख। अब 5 लाख में कहा कि भाई इनकी एनर्जी बताओ, लाइन में खड़े थे, कहा कि इनकी एनर्जी बताओ, कह रहे नहीं बता सकते क्योंकि इसकी पोजीशन यूनिक नहीं है। अरे सॉरी, इसकी पोजीशन यूनिक है, इसकी पोजीशन यूनिक है, उसी लाइन पे खड़ा है, लेकिन इसके पास 10,000 एटम्स इधर हैं, इनके बगल में 2,000 एटम इधर है लाइन पे ही खड़े, लेकिन पोजीशन सबकी अलग हो जा रही है, तो एक ही लाइन पर। अच्छा, पोजीशन अलग कैसे होगी, जब क्रिस्टल मिले तो एटम मिले बहुत सारे। अब एटम का जो बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन अपने वाले इलेक्ट्रॉन से तो इंटरेक्शन कर ही रहा था, बगल वाले से भी कर रहा था, उस पड़ोसी से बतिया रहा था, इधर वाले पड़ोसी से बतिया रहा था, इधर वाले पड़ोसी से बतिया रहा था, अब बीच में अपने न्यूक्लियस से भी बात कर रहा था। तो इसका एनर्जी लेवल बदल गया। बगल वाला जो एटम था उसके पास भी हज़ारों एटम बगल में बहुत सारे, उधर वाला जो आउटर वाला खिड़की से झाँक रहा था उसके पास भी बहुत सारे, तो सबका तो अलग हो गया, सबका एनर्जी अलग हो गया। तो जाहिर सी बात है आप एक एटम के लिए ये लाइन बना सकते हैं, लेकिन क्रिस्टल के लिए ये लाइन नहीं बना सकते। सिंपल सी बात ये हुई, यानी क्रिस्टल में हर आउटर इलेक्ट्रॉन का अपना अलग एनर्जी होगी, उसकी एनर्जी ये फिक्स नहीं होगी, स्लाइटली ग्रेटर होगी, स्लाइटली लोअर होगी। यही बात मैंने लिखी यहाँ पर। इन एन आइसोलेटेड एटम, सिंगल एटम आइसोलेटेड, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स आर प्रेजेंट, उसका डिस्क्रीट होगा, फिक्स होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे इन ए क्रिस्टल एटम कम क्लोज एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव सम न्यू इंटरेक्शन, जब क्रिस्टल में लाएंगे तो अब क्या होगी, बातचीत चालू हो जाएगी। आपने किसी को अलग कर रखा था तो बेचारा बात ही नहीं कर रहा था, उससे तो देख लो, बता दो इसकी यह हालत है, लेकिन अब आप उसे भीड़ में लेके चले गए तो वो बात करने लगा। किससे किससे बात कर रहा, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइबरिंग कंट्री से बात कर रहा, बगल वाले से बात कर रहा, वो मेले में चला गया वहाँ बात कर रहा, और जो है अपने न्यूक्लियस से बात कर ही रहा था। ठीक, अब जब ये एक मामला उसके साथ आया, अब उसका एनर्जी लेवल क्या होगा, बदलेगा।
ये बात मैंने यहाँ पे लिखी। इवन कि सब शेल में भी होगा तो भी क्या होगा, नहीं होगा। सब शेल का मतलब वो जो SPD थे उसमें भी अलग अलग होंगे। हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इवन व्हेन दे बिलोंग्स टू सेम सब शेल। सब शेल में भी रहेंगे। सब शेल देखो कैसे होता है, कैसे बनाते थे, ये यही तो बनाते थे, अरे ऐसे करके बनाते थे, ठीक। और P में कैसे बनाते थे, 3 बनाते थे, 2 2 2 करके। D में और बनाते थे, यही शेल है। तो ये दोनों भी अलग अलग रहेंगे एनर्जी लेवल, थोड़ा ज़्यादा कम ज़्यादा हो, लेकिन होगा ज़रूर फ़र्क। अब इसके बाद समझिए अब होता क्या है फिर, जब ये बात नहीं होगी तो फिर क्या बात होगी, ज़रा उसको भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास 4 एनर्जी लेवल हैं, ठीक है। तो n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इस लाइन पर, जो एक लाइन पर हम लोग कह रहे थे 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना होकर के अब ये जाएगा एक रेंज में। अब रेंज बनेगी और उस रेंज में क्या होगा, एक लाइन के लिए अगर 0.85 है तो 0.86 के लिए क्या होगा, एक और लाइन होगी। 0.83 के लिए क्या होगा, एक और लाइन होगी। यानी इसमें क्या होगा, बहुत सारी लाइनें होंगी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये कहलाएगा एनर्जी बैंड। क्या बनेगा, ये बनेगा एनर्जी बैंड। अब उस बैंड वालों को हम एक साथ रख देंगे। एक क्लास में हम भरेंगे, भाई चलो अच्छा एक काम करो, जिसका 0.8 से स्टार्ट करके 0.9 तक का है, इनको पकड़ लाओ, ढूंढ लाए, उनको एक क्लास में भर दिया। उनको अभी एक लाइन से नहीं कहेंगे, अब कहेंगे एक बैंड में हो तुम लोग। ये क्या करेंगे, एक साथ आएंगे। अच्छा, अगर अब कितने आएंगे, मैं कहता हूँ चलो हमने कितना लिया था, 1 मोल लिया था। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, जरा कॉन्फ़िगरेशन करो। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, सोडियम को कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। चलो एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का, ठीक। ध्यान दीजिएगा कितना होता है भाई, Z = 11। इसको अलग से नीचे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 10 3s1। हाँ, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये किसके लिए था, एक एटम के लिए। मैं कहता हूँ 1 मोल एटम ले लिया हमने, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हाँ, तो 1 मोल = 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। अगर उतने एटम हैं तो उतने इलेक्ट्रॉन भी तो हो गए, क्योंकि एक एटम में आउटर शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इतने इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, इस बैंड में आएंगे। और हर इलेक्ट्रॉन का अपना एनर्जी होगा, अपना एनर्जी होगा। क्यों, क्योंकि किसी की भी पोजीशन सबसे अलग है, सबकी सबसे अलग है। किसी बस 10 इलेक्ट्रॉन पीछे हैं, किसी का आगे 9000 इलेक्ट्रॉन आगे खड़े हैं, कोई थोड़ा ऐसे खड़ा है, कोई थोड़ा ऐसे खड़ा है। तो इसके लिए क्या होगा, सबकी एक बैंड बनाई जाती है, इसी को कहते हैं बैंड। अब इस बैंड को क्या कहते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के रेंज बना देते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक रेंज बन गया, इसके अंदर ये रहेंगे। क्लियर। अब एक बात और समझो यहाँ पर इसी को। अच्छा, अब अगर जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो रहेंगे कहाँ, वो नीचे रहेंगे, ऊपर रहेंगे, कहाँ रहेंगे, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसी को कैसे किया गया, अच्छा ये अलग रहेंगे, यहाँ अलग बनेगा, यहाँ अलग बनेगा, यहाँ अलग बनेगा। क्या सबकी विड्थ अलग अलग सेम होगी, अलग अलग होगी। और इधर वालों की ना बहुत कम हो जाएगी अंदर। क्यों, ऑर्बिट देखो, ध्यान देखो, ये कितने ऑर्बिट बन रहे थे इसमें, 3 4 5 जैसे बन रहे हैं, अलग अलग के अलग बनेंगे। जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो ताकझार ज़्यादा करेगा और अंदर वाला कम करेगा। इसका इंटरेक्शन बाहर वाले से ज़्यादा है भाई, यही तो मिले जुलेगा। और जो अंदर कमरे में बैठा हुआ है वो बाहर वाले से कहाँ मिलेगा, तो इनका ताकझाक बाहर वाले से कम है। तो जब इंटरेक्शन कम तो एनर्जी में फ्लक्चुएशन कम, फ्लक्चुएशन कम तो नंबर ऑफ लाइंस कम, बैंड ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो बैंड क्या होगा, जो थिकनेस बड़ी होती है वो आउटर शेल की बड़ी होती है और इनर शेल की, इनर ऑर्बिट की कम होती है। क्लियर। जिनका जितना ज़्यादा इंटरेक्शन वो उतने ज़्यादा बातूनी होगा, बातें करेगा, उतनी ज़्यादा एनर्जाइज होगा, उतना घूमे फिरेगा, तो उसका एनर्जी उतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखाएगा।
क्लियर। तो बैंड पहली बात इधर छोड़े होंगे। दूसरी बात, अब अगर यहाँ पर जो बैंड है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अभी मैं बताऊँ किस कैसे इसे डिवाइड करते हैं। एक हो जाता है नीचे वैलेंस बैंड और दूसरा ऊपर हो जाता है कंडक्शन बैंड। अच्छा, अभी आपको कि सर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बीच में दूरी नहीं है, वहाँ तो गैप दिखाते हैं किताब में। तो ये मैंने बनाया है सोडियम के लिए, सोडियम कंडक्टर मान लीजिए हमने ले लिया, एक एग्जांपल लिया खाली। अभी तो फॉरबिडन गैप भी आएगा, वो मैं बताऊंगा कैसे आता है। क्लियर। अभी तो फिर मैंने ये कह दिया कि आउटर जो बैंड है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। क्यों क्लासीफाई हो जाता है, क्यों अलग अलग हो जाते हैं, आगे कहानी फिर पढ़ेंगे। जल्दी नोट करो इसे जल्दी से। तो अभी मैंने आपको वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, है ना, और बताया था कि वो कैसे बनते हैं। अब मैं ग्राफ के हेल्प से आपको सिखाता हूँ। और दूसरी बात, ये जो ग्राफ के हेल्प से सिखाना है, मैंने उसका एग्जांपल लिया है सिलिकॉन का, जो आपके सिलेबस में यही पूछा जाता है। मैंने अभी जो एग्जांपल लिया था वो तो सोडियम का, और सोडियम एक सेमीकंडक्टर नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच में गैप नहीं मिला। क्यों नहीं मिला अभी पता चल जाएगा इसमें भी। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं, समझिए इसको, नोट करना बंद कीजिए। देखिए एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पर सिलिकॉन का एक क्रिस्टल लिया। मैं पहले बता चुका हूँ, अगर क्रिस्टल है तो नंबर ऑफ़ एटम्स एक से ज़्यादा होंगे, और जब एक से ज़्यादा होंगे तो बोर मॉडल वहाँ काम नहीं करेगा। बोर मॉडल ने सिर्फ एक एटम के लिए कहा था। एक एटम के लिए उन्होंने एक लाइन खींची, कहा गया इस लाइन पे जो आदमी खड़ा है उसकी इतनी एनर्जी, इस लाइन पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी इतनी एनर्जी। लेकिन जब नंबर ऑफ़ एटम्स बहुत ज़्यादा हुए तो एक आदमी की, एक इलेक्ट्रॉन की कोई एक स्पेसिफिक एनर्जी उस लाइन पे तो नहीं हो सकती, उस लाइन पे जितने खड़े होंगे सबकी अलग अलग एनर्जी होगी। ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो सिलिकॉन लिया है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद मुझे ये पता चला कि जो आउटर शेल आ रहा है, आउटर ऑर्बिट आ रहा, ऑर्बिट, उस आउटर ऑर्बिट में क्या है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। किसमें? एक एटम सिलिकॉन के। क्लियर। आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो मैंने यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर ऑर्बिट ऑफ ईच एटम। एक एटम में आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। जो बात मैं कह रहा हूँ उसको दिमाग में बिठाते चलिए। अब मैंने कहा कि जो मैंने क्रिस्टल लिया उसमें n नंबर ऑफ एटम्स हैं। कितने हैं? n 100, 200, 300 भी हो सकता है। यहाँ जो n की बात की जा रही है वो ऑर्डर कितना है उसका? 10⁻23 से 10⁻24। क्या ये आइडिया मोल से मिलता जुलता नहीं है? 10⁻23 से, तो इसका मतलब एक मोल के आसपास। मैं n लेकर क्यों समझाना चाहता हूँ? क्योंकि आपके NCERT की बुक में दिया हुआ है n, इसलिए आप इससे भी समझ लीजिए। क्लियर। इसका मतलब इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। कितने? n नंबर ऑफ। क्लियर है। जैसे भाई एक आदमी के पास एक आंख, एक नाक, अगर 4 आदमी आ गए तो नाक कितने हो गए? 4 हो गए ना। तो वही बात है, एक एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन, अगर n नंबर ऑफ एटम आ गए तो कितने इलेक्ट्रॉन? 4n। एकदम क्लियर। अब आ जाइए, एक जो हमने एटम लिया था उसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं। क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 एनर्जी बैंड बनाएंगे? नहीं, 4 नहीं बनाएंगे। आपको ये देखने हैं कि अवेलेबल कितने बन सकते हैं। कैसे? समझिएगा। ये जो बन रहा है लास्ट में s और p है ना, और s और p क्या है? सब शेल है। सब शेल, ये एक मकान है। आउटर जो ऑर्बिट है, देखो, हाँ, थर्ड, दूसरा, तीसरा, जो तीसरा है वो एक मकान हुआ। उस एक मकान में जाएंगे तो 2 कमरे में दिख रहे हैं, एक दिख रहा है S वाला और एक दिख रहा है P वाला। ठीक। क्या ये S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? आ सकते हैं 2। और P में कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। 6 आने के लिए 3 कमरे बने होते हैं छोटे छोटे, ये तो बनते हैं। अरे 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, तो आ कितने सकते हैं बताओ आप? आ सकते हैं 8। आउटर में 8 आ सकते हैं, S में 2 और P में 6। बात समझ में आ रही? मतलब आपको बैंड कितने बनाने हैं? 8 के, 6 इसके और 2 इसके, 8 के। यानी आउटर शेल में जो बैंड एनर्जी लेवल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 8 का। क्लियर। 8 का।
नंबर ऑफ आउटर एनर्जी लेवल्स इन ईच एटम। नई बात समझ में आई? समझ गए ना? आउटर में है तो इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन जगह तो है ना उसके पास, तो ये जो जगह थी 8 इलेक्ट्रॉन की जगह है, 8 इलेक्ट्रॉन की जगह है तो 8 एनर्जी लेवल बनेंगे। क्लियर? अब ये 8 एनर्जी लेवल कितने एटम में है? एक एटम में। एक ही तो एटम लिया है, एक ही तो एटम लिया है। एक एटम में आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन, तो n नंबर ऑफ एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? 4n। एक एटम में आउटर में 8 एनर्जी लेवल, तो n नंबर ऑफ एटम्स में कितने एनर्जी लेवल? 8n। क्लियर? अब 8n में कितने भरे हुए हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। लेवल हैं 8 के, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो 4 भरे रहेंगे, 4 खाली होंगे। जाहिर सी बात है, 4 भरेंगे और 4 खाली होंगे। अच्छा, उसमें आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पहले ये भरते हैं S2, फिर इसको कैसे भरते हैं? अच्छा बताओ। हाँ, पहले इसमें भरेंगे फिर इसमें भरेंगे, है ना? वो LS करके पढ़ते हैं उसको, ऐसे तो पढ़ते हैं। तो यहाँ उसका हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तो ये जानना था कि भाई 8 की जगह है 4 ने भर ली है, तो जब 4 ने भर ली है तो 4 फील्ड हो गए और 4 क्या होंगे? वैकेंट। क्लियर? ये बात समझ में आ गई एकदम? 4 फील्ड हैं और 4 वैकेंट हैं, यानी 4n भरे होंगे, क्योंकि n नंबर ऑफ एटम्स हैं तो 4n भरे होंगे और 4n खाली होंगे। अगर एक एटम की बात की जाए, एक एटम की, तो 4 भरे होंगे और 4 खाली होंगे। अब आ जाओ ये ग्राफ में समझते हैं, देखने में खतरनाक है लेकिन बहुत आसान है, समझना इसको। एक्स एक्सिस पे लिया है मैंने 1/r। r क्या है? एटॉमिक स्पेस, 2 एटम के बीच के डिस्टेंस। ठीक है? अगर उसका रेसिप्रोकल कर दो, अच्छा मान लो चलो r अगर ज़्यादा होगा, यहाँ समझो, r अगर ज़्यादा होगा, 2 एटम के बीच में स्पेस ज़्यादा होगा कम होगा? इधर देखो, ज़्यादा होगा। और अगर मैं उसका रेसिप्रोकल कर दूँ तो कम हो जाएगी। बात यही है फिर, ये 1/r है। 1/r का मतलब कि इधर ये 1/r की वैल्यू जितनी कम होगी, इसका मतलब वो आइसोलेटेड होंगे। अरे सॉरी, जगह ज़्यादा होगी। आइसोलेटेड का मतलब एक एटम का मतलब बहुत दूर दूर। तो जब बहुत दूर दूर है, आइसोलेटेड का मतलब सिंगल एटम है, समझो, जो बोर मॉडल वाला। जब आइसोलेटेड होगा तो ये जो सब शेल थे S और P में थे। S में कितने थे भाई? 2n। और सिंगल की बात है तो 2 होंगे, 2 इसमें होंगे और 2 इसमें होंगे। अरे ये तो हैं। इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन हैं कितने अभी? 2 हैं, 2। देखो, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल, ये 2 चीज़ें। एक तो इलेक्ट्रॉन मतलब जो है, एनर्जी लेवल का मतलब कितनी जगह है। हाँ समझ गए? मैं कहूँ कि इसमें S में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। एनर्जी लेवल कितने बनेंगे? 2। एनर्जी लेवल तो 2 बनेंगे ना। P में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, लेकिन एनर्जी लेवल 6। अब देखो यहाँ पर लिखा है मैंने, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 एनर्जी लेवल, 2 स्टेट। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन एनर्जी लेवल कितने बनाएंगे? 6। ठीक? अच्छा, अब बात करते हैं, ये था आइसोलेटेड का सिस्टम, आइसोलेटेड वाला एरिया। ठीक है? आइसोलेटेड का मतलब एक एटम का। लेकिन जब हम इसको आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर भीड़ बढ़ रही। क्या हो रहा? भीड़ बढ़ रही। ये बेचारा अकेले था, कितने आ गए? 1 मोल। 1 मोल मतलब 10⁻23। कितने इकाई, दहाई, सैकड़ा, 23 जीरो लगा दो 1 के आगे। कितनी भीड़ बढ़ गई? भीड़ बढ़ गई तो दोनों के बीच में स्पेस कम हो गया, स्पेस कम हो गया, पास पास आ रहे हैं। और आउटर वाले जो होते हैं इलेक्ट्रॉन बड़े खुराफाती होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं आउटर में? 4 एक एटम में हैं। और कितने एटम हो गए? कितने एटम हो गए? 10⁻23 n नंबर ऑफ एटम हो गए। तो भीड़ बढ़ती जा रही, तो मिक्सअप नहीं हो जाएंगे? मिक्सअप हो जाएंगे, उछल कूद करेंगे, बातें करेंगे, इंटरेक्शन होगा, एनर्जी इधर उधर होने लगेगी। तो होता क्या है आगे? समझो होता क्या है। ये जो 4 थे, 4 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेंगे ना, सब नीचे भाग आते हैं, सब इकट्ठा हो जाते हैं। कब? जब इनके बीच में दूरी कम हो जाती है, तो इनके बीच में डिस्टेंस कम हो जाती है, तो वो क्या करते हैं? वो चारों के चारों क्या आते हैं? नीचे आते हैं एक साथ।
और वो चारों आ जाते हैं, एक बैंड बनाते हैं, वो होता है वैलेंस बैंड। और ऊपर वाला एरिया क्या करते हैं, वो खाली छूट जाता है पूरा, उसको कह देते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये डिपेंड करता है कि कितना टेम्परेचर है। सेमीकंडक्टर में ये चीज़ होती है, समझ गए। तो अब कंडक्शन बैंड खाली रहा, 4n का स्टेट, 4n का स्टेट खाली है, उसको कहा जा रहा है कंडक्शन बैंड। और नीचे वाला एक बैंड, एक एरिया ऐसा बना, वो भीड़ चारों को चारों क्या चली, नीचे इकट्ठा हो गई, उसको कह दिया गया वैलेंस बैंड। और इनके बीच में गैप बन गया और यहाँ पर तैनात कर दिया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया गया, LOC, बंदूक लेके तैनात, इधर कोई नहीं आएगा। इसको कहते हैं फॉरबिडन एरिया, रेस्ट्रिक्टेड एरिया, एकदम ये कैंट एरिया, इसमें कोई घुस ही नहीं सकता, समझ गए। उसी को कहते हैं FEG, फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसमें कोई नहीं रहेगा। इन्होंने सीधे सीधे तय कर दिया, क्लियर। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन को ये जो है ना, वो कब हैं, 0 केल्विन पे हैं, 0 केल्विन पर। अब अगर इनको यहाँ से यहाँ जाना है तो इनको एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्या चाहिए, हीट दे दीजिए, फुदक के भाग जाएंगे, उसमें फुदक के भाग जाएंगे। इसीलिए देखो, अब यही बात आ गई जो मैंने शुरू में कहानी बताई थी कि इलेक्ट्रॉन्स को जो हम नीचे गर्म करके वैक्यूम ट्यूब से इधर से उधर पहुंचा रहे थे, बड़ी एनर्जी लग रही थी, 100 वोल्ट ले जाना पड़ रहा था, इनको खाली रूम टेम्परेचर पर, अभी रूम टेम्परेचर पर एनर्जी तो फुदक के भाग जाएंगे। और जैसे एनर्जी दोगे, हीट दोगे, उतने ही जाएंगे। तो कंट्रोल्ड भी है, और PNP, NPN, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग करके हम क्या करते हैं, उसे यूनी डायरेक्शनल भी बना देते हैं। इसीलिए सेमीकंडक्टर बहुत काम की चीज़ है। अब इसमें मैं एक और इजी वाला डायग्राम बना करके अभी और आपको समझा देता हूँ, है ना। इसको ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से। सो नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। इसके बिहार पर क्लासिफिकेशन कर सीखना बहुत ज़रूरी है। 1 बाय 1 एक एक सीखते हैं। अभी मैंने आपको बताया किस तरीके से कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्रिएट होता है। अब अगर बात की जाए कंडक्टर की, तो जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्रिएट हुआ था, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो सब कहाँ चले आए थे, वैलेंस बैंड में नीचे चले आए थे। और उसके जस्ट ऊपर वाले जो बैंड होता है, जो फाइनल आउटर शेल का जो बैंड एक होता है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, वैलेंस और कंडक्शन। तो जो वैलेंस बैंड के ऊपर वाला बैंड होगा उसको कहेंगे कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, वैलेंस बैंड में। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, वैलेंस बैंड में। और जो इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स में पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में, वो वाले कहाँ होंगे, कंडक्शन बैंड वाले। जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा तभी वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, पहली बात। तो जो कंडक्टर्स होता है ना, उसमें ये दोनों बैंड क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करते हैं। इसीलिए देखिए मैंने EV को ऊपर लिखा है, क्योंकि ये एनर्जी जो वैलेंस बैंड की है वो ऊपर दिख रही है, और जो इसकी जो एनर्जी है वो नीचे दिख रही है, यानी इसका मिनिमम और इसका मैक्सिमम। तो इसका मैक्सिमम ऊपर चला गया, इसका मिनिमम नीचे चला गया। अब यहाँ पर जो क्या होगा, ओवरलैप कर रहे हैं, और साथ ही साथ क्या होगा, जो E जो होगा वो रेडियली इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रेडियली जंप करेगा, आएगा ईजिली कहाँ से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। तो जितने भी सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, इसमें कंडक्शन और वैलेंस बैंड क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन फ्रीली बना हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती आ रही। आ जाइए रेडियली मतलब आसानी, इजीली एकदम जा रहा है। सेमीकंडक्टर में आ जाइए। तो सेमीकंडक्टर में ये जो गैप होता है ना, वो कम होता है, बहुत कम होता है। हाँ, वो क्या होता है भाई, बहुत कम है। और वो इतना कम होता है कि अगर बात की जाए सिर्फ सिलिकॉन की देख ली जाए, तो वो जो गैप है, अगर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या होगा, ये सिलिकॉन है, इसके अंदर ये होता है। अच्छा, यहाँ पर जो गैप होता है वो कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो इसको थोड़ा सा भी एनर्जी देंगे, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा, कंडक्शन बैंड में। और जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में पार्टिसिपेट करने लगेगा। क्लियर। इसका मतलब ये पैवेलियन है और ये ग्राउंड है। जो पैवेलियन में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन अभी कुछ नहीं कर रहा, उसको जैसे ही आपने पैड और बैट पकड़ाया, हेलमेट पकड़ाया, भगा दिया ग्राउंड में, वो जा करके चौका छक्का लगा रहा है। क्लियर। अब ये क्या हुआ कि यहाँ इन दोनों को देख लीजिए, ये दोनों सेमीकंडक्टर हैं, आसानी से काम करते हैं। आ जाते हैं इंसुलेटर में। तो इंसुलेटर में जो होता है, ये गैप बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा, तो वो जल्दी हो ही नहीं पाता। वो देखिए कितना है, वो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा। अब अगर आप किसी इंसुलेटर को देख लीजिए, एग्जांपल मैंने लिया है
डायमंड का, उसका होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गैप। तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आप उसे एनर्जी दे पाएंगे तो क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ आपको कंडक्टिविटी दिखेगी। इसका मतलब कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, इसके थर्मल पे डिपेंड कर रही है। आप उतना हीट कर पाएँ तो कुछ कंडक्टिव उसमें दिखे।